गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं टेररिज्म की, तो आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में कोई प्रॉपर सिंगल डेफिनेशन आपको टेररिज्म की नहीं देखने को मिलती। भारत ने अक्सर कोशिश करी है कि इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो, बट आप लोग जानते हैं कि भारत एक बहुत ही अफेक्टेड कंट्री है टेररिज्म की वजह से। उसका एक मेजर रीजन है पाकिस्तान, जो कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ना यहाँ पर एक पॉलिसी यहाँ पे हमारे सामने लाई है, ताकि इन टेरर थ्रेट्स को हम यहाँ पे डील कर पाएं। एक्चुअली ये एक हमारी सरकार की पॉलिसी में एक शिफ्ट दिखाता है। हम अभी तक हम लोग एक रिएक्टिव पॉलिसी हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे थे। रिएक्टिव मतलब कुछ ना कुछ हो जाता था, उसके बाद हम रिएक्ट करते थे। पर अब हमने यहाँ पे एक प्रोएक्टिव पॉलिसी हमने यहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। यानी कि हम हादसा होने से पहले ही उसको कैसे अवॉइड कर पाएं, उसकी तरफ हमारे यहाँ पे जो कदम है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का नाम है प्रहार। प्रहार की आप एक बार फुल फॉर्म नोटिस करेंगे। दरअसल में प्रहार के अंदर पी स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन एंड इंटरेस्ट। आर है आपका रिस्पॉन्स, जो बहुत तेजी से स्विफ्ट होने चाहिए, और जितना थ्रेट है उसके हिसाब से हमें प्रपोर्शनेट हमें अटैक यहाँ पे जहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो देना होगा। ए है आपका एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज फॉर अचीविंग सिनर्जी इन अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। यानी कि हमें यहाँ पे साइलोस में नहीं देखना, हमें चीज़ों को कनेक्ट करके हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा। एंड इनफैक्ट यहाँ पर ये भी बात करी गई है कि हम लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर। फिर एच का मतलब है ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। ए है अटेन्युएटिंग द कंडीशंस एनेबलिंग टेररिज्म, जैसे रेडिकलाइजेशन, क्योंकि जैसे ना रेडिकलाइजेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपकी टेररिज्म की तरफ बढ़ने का। तो अगर हम वो कंडीशंस ही नहीं बनने देंगे तो टेररिज्म को हम यहाँ पे रोक सकते हैं। सिमिलरली किस तरह से हमें अलाइन करना है, शेप करना है इंटरनेशनल एफर्ट्स को, ताकि टेररिज्म को हम यहाँ पे कंट्रोल कर पाएं। सिमिलरली आर का मतलब है यहाँ पे रिकवरी थ्रू अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर सरकारी एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी, इन सब के बीच में एक हम कॉपरेशन इंश्योर करें, ताकि प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी जो है वो हम अच्छे से यहाँ पे कर पाएं। आप अगर और डिटेल्स पढ़ना चाहते हो, आप इसको पढ़ भी सकते हो। जैसे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशन की आपको कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे जैसे आपके थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ड्रोन बेस्ड अटैक्स, उन सबको डील करने के अंदर अपने आप में ही काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस अप्रोच को यहाँ पे दिखाती है अगेंस्ट टेररिज्म। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने मल्टी लेयर्ड अप्रोच की यहाँ पे बात करी है, ताकि हम अच्छे से प्रिवेंट, स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स यहाँ पे दे पाएं। तो 8 पेज का ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो मैंने आपको बता दिए 7 कोर पिलर्स क्या थे, जो प्रहार की फुल फॉर्म है वही है 7 कोर पिलर्स। हाँ, एक बात यहाँ पे हमारी सरकार ने बहुत ही कैटेगरिक बोल दी है कि हमें ऐसा लगता है कि टेररिज्म का संबंध किसी धर्म, किसी एथनिसिटी, किसी नेशनैलिटी या किसी सिविलाइजेशन के साथ नहीं होता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी में यहाँ पे मैंशन है। बाकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये पूरा इस बात स्ट्रेटजी में बताया गया है। एंड इवन अगर हम बात करें जैसे आपका अलकायदा हो गया, आईएसआईएस हो गया, इनके जो स्लीपर सेल्स है वो भारत में एक्टिवेट ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत के अंदर यहाँ पे अटैक कर पाएं। खासकर अगर हम बात करें पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर डिस्टेबलाइज करने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे अलग अलग संस्थानों द्वारा करी जाती है। अब समय समय के ऊपर तरीके बदल गए हैं रिक्रूट करने के। जैसे आज के समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही हैं, डार्क वेब का इस्तेमाल हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर भी चीज़ें बदलनी होंगी। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो केमिकल अटैक्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, रेडियोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स, साइबर कैपेबिलिटीज, ये कहीं ना कहीं आज के समय बढ़ चुकी हैं। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस के अंदर हम इन बातों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर, ज्वाइंट टास्क फोर्स, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर इंटेलिजेंस जो है गैदर करते रहेंगे। एंड उस हिसाब से हम यहाँ पे इनके नेटवर्क को तोड़ते रहेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो कोई टेररिस्ट ग्रुप जम्मू कश्मीर में कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ लोग होंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ लॉजिस्टिक्स को, ऑपरेशंस को मदद करना, उनके लिए पैसा इकट्ठा करवा पाना, उनके लिए कुछ हथियार वगैरह उपलब्ध करवा पाना। ये सारे ओवरग्राउंड जो नेटवर्क्स है ना, इनको हमें यहाँ पे तोड़ना होगा। उसी तरह से हम यहाँ पे टेररिज्म को हम यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। बाकी हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपका पावर इंस्टॉलेशन, रेलवेज, एविएशन नेटवर्क, स्पोर्ट्स, डिफेंस फैसिलिटीज,
आपकी एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट्स, इनको हम और ज़्यादा प्रोटेक्शन हम यहाँ पे देंगे। बाकी लोकल पुलिस फोर्सेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करेंगे। अकॉर्डिंगली बाद में एनएसजी वगैरह जो है वो यहाँ पे इनको मदद कर पाएंगे। बाकी हमने जो एक्ट्स बनाए हैं जैसे आपका यूएपीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा हमारी देश की नेशनल सिक्योरिटी को। एनआईए का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड हमारी जो अप्रोच है वो होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच होगी, जहाँ पर सरकार, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी सब मिलकर काम करेंगे। रेडिकलाइजेशन को रोकने की कोशिश यहाँ पे होगी। एंड साथ साथ दुनिया भर के लेवल के ऊपर भी हमारी कोशिश ये होगी कि हम ग्लोबल एफर्ट्स हम यहाँ पे सपोर्ट करें यूएन के ऊपर, ताकि जो भी इस तरह की टेररिस्ट एंटिटीज हैं उनको हम यहाँ पे टेररिस्ट डेजिग्नेट कर पाएं एंड उनकी फंडिंग को हम यहाँ पे रोक पाएं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस हमारी प्रहार स्ट्रेटजी के अंदर यहाँ पे बताई हैं, ताकि हमारे देश में इस तरह के जो अटैक्स हैं वो यहाँ पे कम से कम हो एंड हम उनको अवॉइड करके एक मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे हम दे पाएं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमने एक बहुत ही प्रोएक्टिव जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे देने की यहाँ पे बात करी है विद रिगार्ड्स टू टेररिज्म, राइट। तो ये होगी हमारी पूरी प्रहार स्ट्रेटजी। दोस्तों डेट है आज की 24 फरवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों हमें डिस्कस करना है वो 9th कनक्लेव ऑफ चीफ ऑफ IONS हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले तो समझो ये IONS है क्या। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। दरअसल में इंडियन नेवी ने 2008 में इसको यहाँ पे ये आइडिया उनके दिमाग में आया था एंड नई दिल्ली के अंदर हमने यहाँ पर फिर इसको इनॉग्रेट किया, जहाँ पर जो भी हमारी इंडियन ओशन रीजन की अलग अलग नेवीज है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन रीजन में आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे आपका साउथ एशिया की कंट्रीज होगी, वेस्ट एशिया की कंट्री होगी, ईस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी देश आपके देखने को मिलते हैं ना इंडियन ओशन रीजन के अंदर, उनके साथ हम मिलकर कैसे काम कर पाएं, प्रॉपर हम यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएं, उसके लिए हमने ये स्टार्ट किया था इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। तो इसमें क्या होता है ना, 2-2 साल की चेयरमैनशिप होती है। जैसे आज के समय लगभग 30 मेंबर कंट्रीज हैं, अलग अलग देशों से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ये 30 मेंबर जो स्टेट्स हैं, कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी होती हैं। तो होता पता क्या है कि 2-2 साल के लिए इस तरह से इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है। 1 साल होता है कनक्लेव ऑफ चीफ, 1 साल होता है प्रेपरेटरी वर्कशॉप। तो ऐसे 2 साल के लिए कोई भी आपका जो कंट्री होगा वो इस तरह से इसका चेयरमैन होगा। जैसे 8वां जो कॉन्क्लेव था ना वो यहाँ पे थाईलैंड में हुआ था। उसके बाद भारत की यहाँ पे चेयरमैनशिप आ गई 2026 से लेकर 2028। तो दरअसल में इसका काम यही है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करे, पायरेसी, टेररिज्म, ये सब चीज़ें होती हैं इनको खत्म करे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, और हमारा जो विजन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अब तो प्रधानमंत्री जी ने इसको महासागर बना दिया है, उसके साथ हम यहाँ पे अलाइन कर पाए। तो अभी क्या हुआ, 2026 से 2028 में जो भारत इसका चेयरमैन है ना, तो भारत ने वो चेयरमैनशिप भारत को मिली और इस तरह से 16 साल के बाद भारत के पास ये चेयरमैनशिप आई है, राइट। अब इस कॉन्क्लेव के अंदर क्या क्या हुआ, देखो इस कॉन्क्लेव को पहली बात तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ। इस पे लगभग 33 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, उनमें कुछ ऑब्जर्वर्स भी थे, जैसे फिलीपींस ने ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट किया, ओमान ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ वर्किंग ग्रुप का वो पार्ट बना। एंड इस तरह से यहाँ पर इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग और साथ मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई। इसके साथ ही साथ भारत ने कुछ जो है वो यहाँ पर इनिशिएटिव भी अनाउंस किए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर IMEX एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। ये है आपका मैरीटाइम एक्सरसाइज की यहाँ पे बात हो रही है। ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है ना, इनका पर्पस यही होता है कि ये जो कंट्रीज हैं इनमें इंटरऑपरेबिलिटी बेहतर हो जाती है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब साथ में मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं, आपस में कितना कोऑर्डिनेशन इनका इंप्रूव होगा, वो आ जाता है आपका IMEX एक्सरसाइज के अंदर, दैट इज योर इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के अंतर्गत जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है। उसी तरह से IOS मतलब इंडियन ओशन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन डिप्लॉयमेंट्स। तो इसमें हमारा मोदी जी का जो विजन है कि कैसे हम इंडियन नेशन नेवल शिप्स को अपनी फ्रेंडली इंडियन ओशन कंट्रीज में डिप्लॉय करें, वहाँ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हों, मेंटेनेंस एड जो है वहाँ पर प्रोवाइड करी जा पाए, डिफेंस डिप्लोमेसी बेहतर हो, ये सारी चीज़ें आपको हमारे द्वारा इनिशिएटिव्स जो हैं वो यहाँ पे अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये है क्या। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ FIDE के बारे में। देखो जैसे पता क्या होता है, जैसे क्रिकेट के लिए आप लोगों ने ICC का नाम सुना होगा, ठीक है ना, ऐसे आपने फुटबॉल के रिगार्डिंग आपने फीफा का नाम सुना होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें ना चेस की, तो चेस के लिए आपको FIDE आपको देखने को मिल जाता है।
ये FIDE ही है जो दुनिया भर के जो आपके इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन है उनको रेगुलेट करता है। चेस के क्या रूल्स होने चाहिए, टूर्नामेंट के क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, वो सारा काम FIDE ही देखता है। सिमिलरली ग्रैंड मास्टर टाइटल देना, इंटरनेशनल मास्टर, वुमेन ग्रैंड मास्टर या फिर रेटिंग मेंटेन करना, वो सारी इसी की जिम्मेदारी होती है। इसको ना, इसका FIDE की फुल फॉर्म है ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी एस्टो। ये आपका फ्रेंच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसको 1924 में फाउंड किया गया था और इसके हेडक्वार्टर आपको लिज्वान, आपको स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो FIDE तो हमें समझ आ गया। अब सवाल आता है कि सर चेस तो पता है, ये फ्री स्टाइल चेस क्या होती है? देखो समझना, इधर आप पिक्चर में समझना। देखो एक तो होते हैं ये आपके स्टार्टिंग में जो आपको पॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम हिंदी में प्यादे के नाम से जानते हैं, राइट। अब ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। फ्री स्टाइल में पता क्या होता है, ये पीछे वाले जो नंबर आपके हैं ना, ये सारे बदल जाते हैं। कहने का मतलब, देखो अगर आप नॉर्मल चेस खेलोगे ना, तो आपको यहाँ पर इन दोनों जगह पे किंग एंड क्वीन आपको देखने को मिलते हैं इन जगहों के ऊपर। पर जब हम बोलते थे ना फ्री स्टाइल, तो ये किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं। मतलब हाथी यहाँ रख दिया, घोड़ा कहीं और चला गया, ऊंट कहीं और चला गया, है ना, इस तरह से राजा कहीं और चला गया। तो ये फ्री स्टाइल है। जैसे ये भी एक फ्री स्टाइल है, यहाँ पर भी कहीं पर भी हमने प्लेस कर दिया उनको, राजा रानी जो भी होते हैं उन सबको। ये होती है फ्री स्टाइल। जो पीछे वाले रो वाले है ना, आगे वाले ऐसे रहेंगे, आगे वाले प्यादे ऐसे ही रहेंगे, पीछे वाली रो वाले जो होते हैं ना, उनको यहाँ पे हम उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअली ना, इनकी पोजीशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, राजा यहाँ भी हो सकता है, रानी यहाँ भी हो सकती है। सो देर आर सो मेनी वेरिएशंस। और इतने अगर हम वेरिएशन सारे देखें ना, कितने वेरिएशन हो सकते हैं, आंसर इज 960 वेरिएशन हो सकते हैं इस तरह से, अगर आप फ्री स्टाइल चेस को खेलोगे। इसीलिए फ्री स्टाइल चेस को कई बार हम लोग चेस 960 के नाम से भी जानते हैं, या फिर जिसको हम लोग फिशर रैंडम चेस का भी नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। बेसिकली जो पीछे वाले रैंक वाले पीसेज है ना, उनको रैंडमाइज कर दिया जाता है, वो किसी भी रैंडम ऑर्डर में हो सकते हैं। तो ये फ्री स्टाइल चेस को स्टार्ट किया था बॉबी फिशर के द्वारा 1996 के अंदर। क्योंकि देखो उस टाइम ना, जो आपके कंप्यूटर वाले चेस थे वो बहुत पावरफुल हो चुके थे, तो कंप्यूटर को हराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चेस का अगर आप आगे पीछे कर दो इनके जो आपके पीसीज हैं, तो फिर कंप्यूटर बहुत दिक्कत में आ जाता है। तो वहां से इसका इन्वेंशन हुआ था फ्री स्टाइल चेस का। ठीक है, तो अभी पता क्या हुआ, पहली बार FIDE रिकॉग्नाइज्ड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई। और इसमें जीते कौन, इसमें जीते आपके मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला इवेंट जो हुआ था वो वेंगल्स आपका जर्मनी के अंदर हुआ था। एंड इसको FIDE और जर्मनी की एक जो फ्री स्टाइल चेस ऑपरेशन है उसने यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया। इसमें दुनिया के टॉप 8 ग्रैंड मास्टर थे। वहां पर मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने यहाँ पे USA के फेबियानो कुरुआना को यहाँ पे फाइनल में हरा दिया। एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है ऐसा। मतलब FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ये आज तक कंडक्ट नहीं करवाई गई थी, ये पहली बार कंडक्ट करवाई गई है। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ऑपरेशन शिवरलियस आपका नाइट 3। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर ये ऑपरेशन क्या है। देखो पहली बात आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर ना 3 लिखा हुआ है। 3 पता क्यों लिखा हुआ है? ऑलरेडी ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 शिवरलियस नाइट आपके ऑलरेडी पास्ट में कंडक्ट हो चुके हैं। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है ना कि जब हम बात करें ना शिवरलियस नाइट की, तो ये बिलोंग करते हैं UAE के रिस्पेक्ट के अंदर। एक्चुअली पता क्या था, आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2021 में UAE के द्वारा ऑपरेशन शिवरलियस नाइट 1 कंडक्ट किया गया था। एंड ये था जब उन्होंने काबुल अफगानिस्तान से जो लोग थे उनको यहाँ पे इवैक्यूएट किया। सिमिलरली अगर हम बात करें तो शिविलियस नाइट 2 जो था वो यहाँ पर टर्की स्पेन में जो अर्थक्वेक आया था वहाँ पर, सॉरी टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। पर अभी यहाँ पे इनके द्वारा ऑपरेशन शिविलियस नाइट यहाँ पे 3 कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर पता बात क्या है, यहाँ पर बात है गाजा की। देखो गाजा के अंदर आप लोग जानते होंगे कि पिछले 2-3 साल में बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपको लोगों की डेथ हमें देखने को मिली। बहुत सारे लोगों में भुखमरी के यहाँ पे केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के माध्यम से ह्यूमैनिटेरियन एड ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है बाय द UAE, ताकि वहाँ पर लोगों को जो भी इमरजेंसी रिलीफ है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, लोग जो हैं वहाँ पर जा पाएँ एंड लोगों की वहाँ पे मदद कर पाएँ। सो दैट इज़ द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन शिवलियस नाइट 3 जो UAE ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। एंड ऑलरेडी देखो बहुत सारे अलग अलग मदद के कार्यक्रम चल रहे हैं गाजा के अंदर, तो उसी के साथ में आपको एडिशनल आपको देखने को मिल जाएगा। देखो USA ने भी कुछ कमिटमेंट्स करी हैं गाजा के लिए, हमने देखा भी था जो बोर्ड ऑफ पीस था। सिमिलरली अगर हम बात करें तो $7 बिलियन से भी ज़्यादा मल्टीलेटरल प्लेज आपको अलग अलग देशों से देखने को मिल जाएंगी। उसी तरह से UAE ने भी यहाँ पे $1.2 बिलियन की एडिशनल आपको प्लेज जो है वो देखने को मिलेगी, वो मदद करेंगे इतनी ज़्यादा। सिमिलरली यहाँ पर जो भी फूड, वाटर, हेल्थ केयर, शेल्टर,
एसेंशियल सर्विसेज में कमी है वो यहाँ पर यूएई उनको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। गाज़ा पट्टी के अंदर पानी वगैरह हो गया, एसेंशियल सप्लाईज, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देने की यहाँ पे कोशिश होगी। एजुकेशन हो गया, टेंट, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देने की कोशिश करी जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पे ऑपरेशन शिवलियस नाइट 3 के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज योर स्मोक वॉर्टेक्स। इसको आप थोड़ा सा बस ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है अपने आप में टेक्निकल है, तो कई बार ऐसा टॉपिक समझने में दिक्कत आती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आराम से आपको इसको समझा पाऊं। देखो, होता पता क्या है, ये आपको ना जो आपको पिक्चर देखने को मिल रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं स्मोक रिंग या फिर स्मोक वॉर्टेक्स। अब सवाल आता है कि सर ये स्मोक रिंग या स्मोक वॉर्टेक्स बनती कैसे है। देखो, होता पता क्या है, आपके जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, सूरज की रोशनी को, या फिर जो भी उसके आसपास गर्म हवा होती है उसको यहाँ पे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्योंकि ये हवा इस तरह की होती है, गर्म हवा भी होती है और सनलाइट ऑब्जॉर्ब कर जाती है, तो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है। ठीक है, और इस तरह से मूव करते करते वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि ये चीज़ चलो हो ही रही है, बाकी इसके अलावा आपकी जो अर्थ है वो भी रोटेट करती है, बिल्कुल। और अर्थ के रोटेट करने की वजह से क्या होता है, आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर इस स्मोक रिंग के साथ भी होने लग जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे रोटेट होती रहती है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं एक बबल की तरह यहाँ पे बन जाती है, आसपास की हवा के साथ ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाती। समझे मेरी बात को। और इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि ये फॉर्मेशन हो जाता है आपके स्मोक वोर्टेक्स का। ये एक रीजन इस तरह से कंसंट्रेट हो जाता है, आपको बड़ा सा एक बबल, आपको बड़ा सा एक स्मोक रिंग आपको इस तरह से फॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। सेंटर में कोर होता है इसका, आप यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह आप यहाँ पे देखने पाओगे, तो एयर से इस तरह से ये ट्रेवल करती जाती है, इसको बोलते हैं हम स्मोक रिंग या फिर स्मोक वोर्टेक्स। ठीक है, तो अभी पता क्या हुआ, कुछ स्टडीज हुई इसके रिगार्डिंग, जहां पर हमें देखने को मिला कि जो आपकी वाइल्ड फायर है ना, जो आपके जंगलों में कई बार आग लग जाती है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जाती है, एंड उससे कहीं ना कहीं इस तरह से आपको जो आपके कई बार ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल नदर्न हेमिस्फीयर मैंने आपको बताया ये आपकी मूव करेंगी क्लॉकवाइज में, और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज में मूव करेंगी। और ऐसे पास में कई केसेस हमें देखने को मिले, जैसे फॉर एग्जांपल 2020 की बात करें तो वहाँ पर हमें नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक के अंदर इस तरह से आपको स्ट्रेटोस्फेरिक वॉर्टेक्सेस आपको देखने को मिली। इवन अगर हम बात करें माउंट एटना आपके इटली के अंदर, जब वहाँ पर आपका जो भी वॉल्केनो वगैरह अरप्ट होता है, तो उस टाइम के ऊपर आपको वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये तब बनती है जब जो आपकी गैस है वाटर वेपर के साथ यहाँ पे आपकी बाहर निकल के आती है। तो इससे ना इस स्टडी से क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं स्मोक वॉर्टेक्स फॉर्म होने का हमें रीज़न पता लगता है, क्यों ये बाकियों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती वो हमें एक आइडिया लगता है, और उससे हमें एरोसोल ट्रांसपोर्टेशन, एटमॉस्फेरिक हीटिंग कैसे होती है, क्लाइमेट में इंटरेक्शंस कैसे होते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर, इन सबको समझने के अंदर हमें थोड़ी सी यहाँ पे मदद मिल जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका स्मोक वॉर्टेक्स का, राइट। आगे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आई थिंक मैंने क्वेश्चंस नहीं लाया आज, आज उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल होमवर्क दिए थे। पहला क्वेश्चन था एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता विद इन द 6 मंथ। देखो बिल्कुल गलत बात बोली है। नॉमिनेटेड मेंबर जो है ना, वो 6 महीने के अंदर तो ज्वाइन कर सकता है। अगर वो 6 महीने खत्म होने के बाद ज्वाइन करेगा तो उस केस में उस नॉमिनेटेड मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बात अपने आप में गलत है, जो बात करना कैन नॉट, बल्कि कैन ज्वाइन विद इन 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ नहीं वो ज्वाइन कर सकता। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लॉ है ये कोई टाइम फ्रेम नहीं देता। हाँ, यहाँ पर लॉ के अंदर आपका जो स्पीकर होता है, बेसिकली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके रिगार्डिंग कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी है अंडर द 10th शेड्यूल, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। आई थिंक आप लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत डिटेल में पढ़ा होगा अपनी पॉलिटी क्लासेस के अंदर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने उसको भी थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करी है। अब देखो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन कौन सी बॉडीज अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब आप लोग जानते होंगे, देखो पहले आपका एनसीबीसी इस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, पहले ये एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, एनसीबीसी एक्ट। बट आगे जाके क्या होता है, आगे जाके हमने यहाँ पे क्या किया, आर्टिकल 338 भी यहाँ पे इंसर्ट किया। आपका जो 102nd अमेंडमेंट था उसके माध्यम से हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया, इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों एनएचआरसी की, तो एनएचआरसी आपका
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के माध्यम से आया है, इसका संविधान के अंदर कोई जिक्र नहीं है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। नेशनल लॉ कमीशन की बात करें तो लॉ कमीशन तो बल्कि आपकी एक एग्जेक्टिव बॉडी है, ना ही किसी स्टैट्यूट में इसका मेंशन है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए थर्ड भी अपने आप में गलत हो जाएगा। बात रही चौथे स्टेटमेंट की, NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, ये भी अपने आप में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से यहाँ पे बनी हुई बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, वन ओनली इज द राइट आंसर, बिकॉज इनमें से सिर्फ पहली ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को मिलेगी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 के बारे में, तो देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना वाइब्रेंट विलेज फेज 2 की, तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो फेज 1 था वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, ठीक है ना। तो फेज 1 स्पॉन्सर्ड था, फेज 2 सेक्टर है, तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो बिल्कुल अमॉन आर यूएई एक साइड के ऊपर है और ईरान दूसरी साइड के ऊपर है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसमें अराउंड 32 मेंबर कंट्रीज हैं, ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। कैग की दोस्तों बात करें तो प्रेसिडेंट कैग को अपॉइंट करते हैं, बट 5 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए, या फिर जब तक एज 65 नहीं हो जाती, तो ये 5 साल की वजह से गलत हो जाएगा, आंसर इसका 6 साल होगा, इसलिए आखिरी स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।